Hello and welcome my dear students. I am रुशाली मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th का बायोलॉजी, देख रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आज लास्ट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हमें और 3 ऑर्गेनेल्स देखने हैं जो कि लास्ट है। आज हमें देखना है राइबोसोम्स, न्यूक्लियस एंड साइटोस्केलेटन। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 6 राइबोसोम से, चैप्टर नंबर 5 सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, 11th बायोलॉजी विथ VM एकेडमी नासिक। तो देखो डायग्राम, इस डायग्राम में देख लो कि हमें आज न्यूक्लियस के बारे में बात करनी है, द सेंट्रल पार्ट। उसके बाद हमें बात करनी है राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ओके, उसके बाद राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा उस पर जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्या है? राइबोसोम से। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर जो राइबोसोम्स दिख रहे हैं उनके बारे में बात करनी है। और तीसरा हमें देखना है एक्सोस्केलेटन, मतलब बाहर का स्ट्रक्चर कैसे होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम्स आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। हमारे बॉडी में जितना भी प्रोटीन बनता है वो प्रोटीन सब राइबोसोम पे बनता है। राइबोसोम इज़ द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो आप ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन प्रोसेस पढ़े होंगे आपने 8, 9, 10th में। तो वो सारे कहाँ होते हैं? राइबोसोम्स पे होते हैं। तो चलो देखते हैं इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस पे क्वेश्चन होता है गिव द डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल फाउंड इन ई कैरियोटिक सेल। जो ई कैरियोटिक सेल है उसमें प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। दे यूज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन टू सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मतलब क्या? जो डीएनए होते हैं हमारे, उन डीएनए को यूज़ किया जाता है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। तो डीएनए क्या होंगे? आरएनए में क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्ट होते। आरआरएनए में ट्रांसक्रिप्ट होते और फिर आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। कहाँ पे? राइबोसोम की हेल्प से। तो राइबोसोम की जो स्मॉल और बिग लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे सब यूनिट्स, उन यूनिट को यूज़ करके क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। हमें 12th में डिटेल में देखना है। ओके, सेकंड पॉइंट देखो, दे वेयर ऑब्जर्व एज अ डेंस पार्टिकल। डेंस मतलब जैसे सॉलिड पार्टिकल होते भरे हुए, ऐसे पार्टिकल दिखे थे। कहाँ? अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोग्राफ, जो माइक्रोग्राफ था उसके अंडर ऑफ सेल बाय द साइंटिस्ट जो थे पैलाडे इन 1953। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तब उनको दिखा था कि ऐसे डेंस राउंडेड पार्टिकल है, उसे उन्होंने क्या नाम दिया? राइबोसोम नाम दिया। दे आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए। अभी इसके आगे राइबोसोमल आरएनए इतना बड़ा वर्ड नहीं आएगा, आरआरएनए कहा जाता है, एंड प्रोटीन। तो ये एक एमसीक्यू पॉइंट है। राइबोसोम्स किससे बनता है? तो राइबोसोम में 2 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, आरआरएनए एंड प्रोटीन। ओके, तो राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनता है। आरएनए इन द सेंस राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए एंड प्रोटीन से बनेगा। दे डू नॉट हैव एनी मेम्ब्रेनस कवरिंग अराउंड देम। तो उनके अराउंड कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब वो क्या है? उनके ऊपर कोई भी लेयर नहीं होता, मेम्ब्रेन का कवरिंग नहीं होता। इन द ई कैरियोटिक सेल, ई कैरियोटिक सेल मतलब जहाँ पे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, प्लांट्स। ई कैरियोटिक सेल राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड साइटोसोल। तो 3 जगह पे प्रेजेंट होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल में। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल, प्लास्टिड्स जो प्लांट में होते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जिसमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और साइटोसोल मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है हमारे सेल का, वहाँ पे ये 3 जगह पे राइबोसोम क्या होते हैं? प्रेजेंट होते। ये भी एक MCQ पॉइंट है। राइबोसोम्स इन साइटोप्लाज्म अटैच टू आवर आउटर सरफेस ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे जो डॉटेड स्ट्रक्चर दिखता है वो क्या होता है? राइबोसोम। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्मा में, जो फ्लूइड होता है सेल का, वहाँ पे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्मा। तो ये क्या है? इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है, और सस्पेंडेड इन साइटोप्लाज्म मतलब साइटोप्लाज्म में ये फ्रीली मूव हो सकता है। ईच राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। हर राइबोसोम में 2 सब यूनिट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होंगे। एक होता है लार्ज और दूसरा होता है स्मॉल सब यूनिट। तो दोनों ऐसे सेपरेट रहते,
जनरली, लेकिन जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो दोनों क्या हो जाते हैं, एक साथ आते हैं सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। प्रोटीन सिंथेसिस के बाद वापस क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। स्मॉल एंड लार्ज दो सब यूनिट होते हैं राइबोसोम के पास जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होंगे। बाउंड राइबोसोम्स प्रोड्यूस प्रोटीन दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल। तो ये बाउंड जो होते हैं राइबोसोम्स मतलब जो अटैच है, ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब स्मॉल और बिग जो सब यूनिट है वो अटैच हो जाएंगे, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस होंगी और फिर इस प्रोटीन को क्या किया जाता है, सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट किया जाता है जहाँ जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे। फ्री राइबोसोम्स कम टुगेदर टू फॉर्म चेन कॉल्ड एज पॉलीराइबोसोम्स। तो पॉली का मीनिंग होता है मेनी, जब छोटी छोटी यूनिट ज्वाइन होके बड़ा लंबा चेन बनाते तो उसे पॉलीमर कहते। तो यहाँ पे जो भी फ्री राइबोसोम्स थे, बाउंड वालों ने क्या किया, प्रोटीन सिंथेसिस की। जो फ्री होंगे वो क्या होंगे, एक साथ ज्वाइन होंगे और एक बड़ी चेन बनाएंगे राइबोसोम की, जिसे क्या कहेंगे हम, पॉलीराइबोसोम्स फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या बनाते, पॉलीराइबोसोम्स बनाते। फ्री राइबोसोम्स प्रोड्यूस एंजाइमेटिक प्रोटीन। तो एंजाइमेटिक प्रोटीन भी यहाँ पे फॉर्म होता है। आर यूज्ड इन साइटोप्लाज्म लाइक एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकडाउन ऑफ शुगर। तो शुगर को स्मॉल पार्टिकल में अगर डिवाइड करना है तो उसके लिए एंजाइम की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बॉडी में एंजाइम का काम क्या है, वो कैटालिस्ट का काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन को फास्ट करते। तो शुगर का अगर ब्रेकडाउन करना है, मतलब उसे अलग फॉर्म में कन्वर्ट करना है साइटोप्लाज्म में, तो वहाँ पे एंजाइम की ज़रूरत है। तो ये एंजाइम कौन प्रोड्यूस करते हैं, फ्री राइबोसोम क्या करते हैं, ये एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू एंजाइमेटिक प्रोटीन। बोथ टाइप ऑफ राइबोसोम्स आर इंटरचेंज पोजीशन एंड फंक्शन। तो जो फ्री और बाउंड दो टाइप के हमने राइबोसोम देखे, तो वो इंटरचेंज कर सकते हैं अपना पोजीशन और अपना फंक्शन। नंबर ऑफ राइबोसोम्स इज हाई इन सेल एक्टिवली एंगेज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो जब नंबर ऑफ राइबोसोम्स सेल में हाई होते हैं तो वो सेल कहाँ एंगेज होगा, प्रोटीन सिंथेसिस में एंगेज होगा। ये समझ लेना है, जहाँ पे नंबर ऑफ राइबोसोम्स हायर उसी सेल में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है। बहुत बार हमने सुना है S70S ETS, एस हमने लिखा है, तो इस एस को क्या कहा जाता है, इस पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज सेडबर्ग्स यूनिट। तो सेडबर्ग्स जो होते एक साइंटिस्ट थे, उनका जो यूनिट था इसे कहा जाता है। द पार्टिकल साइज ऑफ राइबोसोम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेडबर्ग्स यूनिट। तो जो पार्टिकल साइज होगी, राउंडेड डेंस पार्टिकल जो होता है, तो उसे इस यूनिट से मेजर करते, जिसे कैपिटल एस से डिनोट किया जाएगा। इट इज मेजर्ड ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल्स इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। जब इसका अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग प्रोसेस होता है तो कितना रेट है उसका सेडिमेंटेशन, मतलब सेटल डाउन होने का, किसका, राइबोसोम का पार्टिकल का, तो उस पे ये यूनिट क्या होता है, डिसाइड होता है। इट इज़ दस अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ पार्टिकल। ये क्या है, डेंसिटी और साइज ऑफ पार्टिकल को क्या करता है, मेजर। जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उतना सेडिमेंटेशन का रेट क्या होगा, हायर होगा। ओके, तो यहाँ पे 1s की वैल्यू क्या होगी, 10⁻⁻13 सेकंड। इतना क्या होगा उसका जो रेट है सेडिमेंटेशन का, मतलब टाइम होगा, तो 1s की वैल्यू कितनी होगी, 10⁻30 सेकंड। तो ये भी MCQ पॉइंट है, कभी कभी पूछ सकते हैं 1s इज इक्वल टू डैश डैश सेकंड, तो आपको पता होना चाहिए 10⁻13 सेकंड। नेक्स्ट हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, न्यूक्लियस। इस पे क्वेश्चन कैसे होता है, गिव द डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द मास्टर सेल ऑर्गेनेल। तो हमारा मास्टर सेल ऑर्गेनेल कौन है, जैसे हमारे बॉडी में ब्रेन है वैसे हमारे सेल में कौन होगा, न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस इज नोन एज मास्टर सेल ऑर्गेनेल as it regulates the various metabolic activities through synthesis of various protein and enzyme। तो हमारा जो न्यूक्लियस है पूरे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है, एक्टिवेट करता है। सिंथेसिस जो होती है प्रोटीन की और एंजाइम की, इसे भी कौन कंट्रोल करता है, हमारा न्यूक्लियस। इसीलिए उसे क्या कहा जाता है, मास्टर सेल ऑर्गेनेल। जैसे हमारा ब्रेन हमारे पूरे बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरे सेल की एक्टिविटी को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसीलिए उसे क्या कहेंगे, मास्टर सेल ऑर्गेनेल। द न्यूक्लियस इन ईकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। तो इसके पार्ट होते हैं, देखो, न्यूक्लियर एनवेलप मतलब ऊपर से क्या होगा, उसे लेयर होगा, एक कवरिंग होगा। न्यूक्लियोप्लाज्मा मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी फ्लूइड प्रेजेंट होगा।
न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस मतलब न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस क्या होता है, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है। एंड क्रोमैटिन नेटवर्क, क्रोमैटिन नेटवर्क मतलब हाँ जो डीएनए आरएनए होता है वो हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल, वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस ऑफ ईकैरियोटिक सेल इज एन नॉन डिवाइडिंग सेल। एमसीक्यू पॉइंट है, हमारे बॉडी में सारे सेल का डिवीजन होता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, पर न्यूक्लियस का कभी सेल डिवीजन हो नहीं सकता, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, नॉन डिवाइडिंग सेल ऑफ ईकैरियोटिक सेल। तो एमसीक्यू पॉइंट है, डैश डैश ऑफ ईकैरियोटिक सेल इज नॉन डिवाइडिंग सेल। तो आंसर होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का कभी भी डिवीजन नहीं होता है। तो देखो ये न्यूक्लियस है, अलग अलग लेयर देखो इसके, सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं डॉटेड डॉटेड स्ट्रक्चर जो है वो पोर से मतलब होल से, उसे न्यूक्लियर पोर्स कहेंगे। उसके बाद ऊपर से जो कोटिंग है उसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाएगा। जो अंदर का स्पेस है वहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्मा कहा जाएगा। और न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा राउंडेड क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसे न्यूक्लियोलस कहा जाएगा। कभी कभी एग्जाम में डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए आती है। तो ये आपके बुक की डायग्राम है, थोड़ी ब्लर है। तो यहाँ पे देखो पोर्स होंगे ब्लैक कलर के, ये एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम न्यूक्लियस से जॉइन होता है। उसके बाद होगा क्रोमैटाइन मटेरियल प्रेजेंट होता है अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है, येलो कलर का दिख रहा होगा न्यूक्लियोलस होगा, और ऊपर से वॉयलेट कलर का जो है वो है न्यूक्लियर एनवलप। तो आपको वो डायग्राम इजी लगे तो वो ड्रॉ करो, ये इजी लगे तो ये ड्रॉ करो। होमवर्क के नोटबुक में ड्रॉ करनी है डायग्राम ऑफ न्यूक्लियस। तो चलो 4 पार्ट है, चारों पार्ट को हमें डिटेल में देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियर एनवलप होता क्या है। इट इज डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन होता है उस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर एनवलप। ऊपर का जो कोटिंग होगा, कवरिंग होगा, लेयर होगा वो। 2 मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। तो डबल मेम्ब्रेन, तो दोनों मेम्ब्रेन में क्या होगा, स्पेस होगा। कितना स्पेस होगा, 10 to 15 नैनोमीटर, बहुत कम है क्योंकि ये बहुत छोटा है साइज में। आउटर मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एट प्लेस। मैंने आप लोगों को दिखाया डायग्राम कि न्यूक्लियस ही कहाँ प्लेस है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में प्लेस है। तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन होगा कहाँ कनेक्ट होगा, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से कनेक्ट होगा। द इनर मेम्ब्रेन इज लाइंड बाय न्यूक्लियर लैमिना, अ नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन फाइबर्स। जो प्रोटीन फाइबर का नेटवर्क होता है जिसे लैमिना कहा जाता है, अंदर का जो मेम्ब्रेन होगा उसके साथ क्या होगा, जॉइंट होगा। एंड दैट हेल्प इन मेंटेनिंग शेप ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो राउंडेड शेप है उसे मेंटेन करने में ये क्या करता है, इनर जो मेम्ब्रेन है वो हेल्प करता है। द 2 मेम्ब्रेन्स विथ पेरीन्यूक्लियर स्पेस हेल्प इन सेपरेटिंग न्यूक्लियोप्लाज्मा फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, जो 2 लेयर है वो लेयर में क्या है, थोड़ा सा गैप है। तो ये गैप क्या करता है, स्पेस है, वो क्या करता है, न्यूक्लियोप्लाज्मा को साइटोप्लाज्म से क्या करता है, सेपरेट। दोनों भी फ्लूइड है लेकिन दोनों फ्लूइड एक दूसरे में मिक्स ना हो, इसलिए उनके अंदर क्या होती है, ये लेयर प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉन कंटिन्यूअस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, नॉन कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यू नहीं है, उसमें छोटे छोटे क्या है, होल्स प्रेजेंट है। स्मॉल ओपनिंग कहा जाता है जिसे न्यूक्लियोपोर कहेंगे। पोर का मीनिंग होता है होल्स। द न्यूक्लियोपोर्स रेगुलेट फ्लो ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियोपोर का क्या काम होता है, ओपनिंग क्यों है, ये रेगुलेट करते हैं फ्लो का न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियस में से अगर कुछ साइटोप्लाज्म में पास करना है या कुछ बाहर से अंदर लेना है तो ये क्या करते, रिवर्स डायरेक्शन में भी होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये क्या है, ओपनिंग मतलब दरवाजे जैसे अंदर बाहर कर सकते वहाँ से मटेरियल। तो आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ी होगी। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के डीएनए क्या होता है, आरएनए में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस कहाँ होती है, ये प्रोसेस न्यूक्लियस के अंदर होती है। ओके, न्यूक्लियस के अंदर होने के बाद ये जो आरएनए ये न्यूक्लियस से बाहर निकल के आता है क्योंकि उसको राइबोसोम के पास जाना है। राइबोसोम तो न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है। तो ये क्या करेगा, इस ओपनिंग थ्रू आरएनए क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर आता है,
राइबोसोम के पास जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और आगे की प्रोसेस होती है। मतलब इन ओपनिंग का काम क्या है, अगर न्यूक्लियस में से कोई सब्सटेंस को बाहर फ्लो करना है तो वो क्या कर सकते हैं उनको हम उन ओपनिंग को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोपोर्स कहेंगे। सेकंड है द न्यूक्लियोप्लाज्मा, इसे कैरियोलिम्फ भी कहा जाता है। इट कंटेन्स न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन मोलिक्यूल, मिनरल्स एंड सॉल्ट। तो जो अलग अलग टाइप के न्यूक्लिक एसिड है जो क्या है हमारे डीएनए आरएनए को बनाने में हेल्प करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। तो आपको पता होगा न्यूक्लिक एसिड यूरियासिल, थायमिन, एडेनाइन, ग्वानिन जो भी होते हैं, ये सारे न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्मा। न्यूक्लियोप्लाज्मा मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो, इसमें प्रोटीन मोलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं, कुछ सॉल्ट भी प्रेजेंट होते हैं। इसके साथ साथ इट कंटेन क्रोमैटिन नेटवर्क, जो हमारा डीएनए होता है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। एंड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस मतलब छोटा सा राउंडेड क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियस जैसा ही, वो भी इसके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट होगा। तो इसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्मा। थर्ड हमें देखना है कि न्यूक्लियोलस क्या है, जो न्यूक्लियस के अंदर राउंडेड स्ट्रक्चर होता है वो। इट इज़ नॉट बाउंड बाय सेल मेम्ब्रेन, तो ये सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता, अंदर क्या होगा, ये फ्री होगा। न्यूक्लियस के अंदर की बात हो रही है। न्यूक्लियोलस इज मेड अप ऑफ आरएनए एंड द राइबोसोमल प्रोटीन, तो आरएनए से और राइबोसोमल प्रोटीन से न्यूक्लियोलस बनता है। इज कॉल्ड द साइट ऑफ राइबोसोम बायोजेनेसिस, तो राइबोसोम का जो बायोजेनेसिस होता है, बायोजेनेसिस कहाँ पे होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोलस पे होगा। दे प्रोड्यूस rRNA एंड राइबोसोमल प्रोटीन विच आर देन ट्रांसपोर्टेड टू साइटोप्लाज्म, तो ये क्या करते हैं, rRNA और राइबोसोमल प्रोटीन को क्या है बनाते हैं, फिर उसको ये जो पोर्स होते हैं, पोर्स तो क्या किया जाता है, साइटोप्लाज्म में भेज दिया जाता है। एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द राइबोसोम, ये छोटे छोटे यूनिट एक साथ जॉइन होकर क्या बनाएंगे, राइबोसोम्स बनाएंगे। डिपेंडिंग अपॉन सिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ सेल देयर आर वन और मोर न्यूक्लियली प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्मा, तो सेल की जितनी एक्टिविटी होगी उस पर डिपेंड है कि उसमें कितनी न्यूक्लियली प्रेजेंट होगी, मतलब एक होगी, दो होगी या उससे ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं oocyte जिसे कहा जाता है, oocyte मतलब जो फीमेल एग होगा, तो जो फीमेल गैमेट भी कहा जाता है, जो फर्टिलाइजेशन में यूज़ होगा। इट कंटेन लार्ज न्यूक्लियोलस, यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियोलस होता है क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होगा, उसके बाद की सारी प्रोसेस कहाँ है, यहीं पे होगी फीमेल में। वेयर एज स्पर्म सेल कंटेन द स्मॉल वन, जो स्पर्म होते हैं मेल के, जो मेल गैमेट है, इसका काम क्या है, सिर्फ क्या है, फर्टिलाइजेशन करना एग के साथ। तो इसमें जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होंगे वो क्या होंगे, स्मॉल साइज़ के होंगे। मतलब एक्टिविटी पे भी डिपेंड है, वन या मोर हो सकते हैं, साइज छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है न्यूक्लियोलस की। दे आर डेंस स्पेरिकल बॉडीज प्रेजेंट नियर क्रोमैटाइन नेटवर्क, तो एक डेंस होता है, मतलब ऐसे दूर से देखोगे तो भरा हुआ लगेगा, हॉलो नहीं है, मतलब स्पेरिकल बॉडी होगी, राउंडेड स्ट्रक्चर होता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्रोमैटाइन नेटवर्क के पास प्रेजेंट होगा। तो चलो देखो यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस का, आप देख सकते हो जो डॉटेड स्ट्रक्चर से राउंडेड दिख रहा है वो न्यूक्लियोलस है। उसके बाद जो दिख रहा है ऐसे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर वो क्या है, वो हमारा क्या कहा जाता है, उसे कैरियोलिम्फ कहा जाता है, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्मा भी कहेंगे। इनर मेम्ब्रेन देखो, आउटर मेम्ब्रेन देखो, न्यूक्लियर पोर्स जो होते हैं वो देखो, पेरीन्यूक्लियर स्पेस मतलब दो मेम्ब्रेन का बीच का स्पेस देखो, हेट्रोक्रोमैटाइन, हेट्रो मतलब अलग अलग क्रोमैटाइन, क्रोमैटाइन थ्रेड्स, थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होगा क्रोमैटाइन का, क्रोमोसेंटर भी प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। तो ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। राइट द फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल, तो न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ सेल, क्या क्या फंक्शन होंगे इसके। द न्यूक्लियस कंटेन एंटायर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेंस दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी एंड वेरिएशन, तो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो हमारी डीएनए आरएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, और हेरिडिटी मतलब जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं, जैसे हमारा हेयर का कलर हो गया, आँखों का कलर हो गया,
बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, स्किन कलर हो गया, ये सारे जो हेरिडेटरी कैरेक्टर और वेरिएशंस जो आते हैं वो सारे कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। इट इज़ साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मटेरियल हमारे बॉडी के कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियस पे बनते हैं, डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। जब तक डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से आरएनए नहीं बनता तब तक प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, इसीलिए न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो 3 फंक्शन है, इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हेरिडिटी और वेरिएशन, हमें 12th में पूरा चैप्टर देखना है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। उसके बाद ये क्या है? साइट है सिंथेसिस की, जहाँ पे डीएनए, आरएनए और राइबोसोम का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। और प्रोटीन सिंथेसिस में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट डीएनए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैन यू रिकॉल करके आपके टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग सेल एंड कमेंट अबाउट पोजीशन, शेप एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन यूकैरियोटिक सेल। एड मोर एग्जाम्पल्स फॉर योर प्रीवियस नॉलेज अबाउट सेल एंड न्यूक्लियस। यहाँ पे देखो, क्यूबॉइडल इपिथेलियल सेल, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्लड कॉर्पुकल्स, स्केलेटन मसल फाइबर एंड एडिपोसाइट, ऐसे कुछ सेल दिए है और उन्होंने पूछा है पोजीशन बतानी है, इसकी शेप बताना है और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बतानी है यूकैरियोटिक सेल। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल ही बना लिया है। पहला हमने डाल दिया टाइप ऑफ सेल, दूसरा पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस, तीसरा है शेप ऑफ न्यूक्लियस और चौथा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सारा पढ़ो, कहाँ पे प्रेजेंट होगा? सेंटर में प्रेजेंट होगा, शिफ्टेड टूवर्ड पेरीफेरी मतलब सर्कल की तरफ क्या होगा? शिफ्ट होगा। उसके बाद है बेस के नियर होगा। शेप उसका ओवल, फ्लैट कैसा भी हो सकता है, स्पेरिकल हो सकता है, किडनी शेप हो सकता है, बायलोब्ड हो सकता है। कहाँ पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, कहाँ पे मल्टी न्यूक्लियस। सिर्फ स्केलेटन मसल जो फाइबर होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, बाकी सब सेल में क्या होंगे? एक ही न्यूक्लियस होगा। तो इस टेबल को आप अच्छे से देख लो, एग्ज़ाम के लिए नहीं है ये, आपके इसमें दिया है कैन यू रिकॉल करके, इसलिए हम ले रहे हैं, ये एग्ज़ाम में नहीं आ सकता ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई न्यूक्लियस इज कंसिडर एज कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस को कंट्रोल यूनिट क्यों कहते हैं सेल का? न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हमारा सारा जेनेटिक मटेरियल वहीं पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में। द जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसे डीएनए कहा जाता है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ वेरियस प्रोटीन एंड एंजाइम। तो ये डीएनए क्या है? अलग अलग प्रोटीन और एंजाइम को बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है, और ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। दिस प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इन टर्न रेगुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। तो ये क्या करते हैं? सेल के सारे एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं। कौन? प्रोटीन और एंजाइम। इन्हें किसने प्रोड्यूस किया? डीएनए ने प्रोड्यूस किया। डीएनए कहाँ प्रेजेंट था? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट था, इसीलिए न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट ऑफ सेल। तो ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में 2 मार्क के लिए आ सकता है। नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैन सेल लाइक झाइलेम और मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल कहेंगे इसे, कॉल्ड लिविंग। जो प्लांट में झाइलेम होता है, प्लांट के जो स्टेम होते हैं उस स्टेम में झाइलेम प्रेजेंट होता है। तो ह्यूमन जो आरबीसीज होते हैं, आरबीसीज में आरबीसीज, इन दोनों को क्या हम लिविंग सेल कह सकते हैं? कि ऐसे क्वेश्चन है। तो चलो पहला झाइलेम के बारे में जान लेते हैं। झाइलेम इज द कॉम्प्लेक्स टिश्यू कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेड्स, वेसल्स, झाइलम पैरेन्काइमा एंड झाइलम फाइबर। तो ये 4 पार्टिकल से ये बनता है। इनमें से जो दो झाइलम और ट्रैकेड्स कंपोनेंट है ये डेड सेल होते हैं, ओके। और सिर्फ झाइलम पैरेन्काइमा क्या होता है? लिविंग टिश्यू होता है, ओके। उसके बाद है आरबीसीज। आरबीसीज डू नॉट पजेस न्यूक्लियस वंस दे रीच मैच्योरिटी। जब आरबीसी मैच्योर हो जाते हैं तब उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता है। दे डू नॉट रिक्वायर अ न्यूक्लियस टू फंक्शन एज दे डू नॉट रिप्रोड्यूस। उनमें कोई भी किसी चीज़ का रिप्रोडक्शन नहीं होता। कहाँ पे? मैच्योर रेड ब्लड सेल में।
उनका काम क्या है, वो व्हीकल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो आरबीसीज क्या करते हैं, हमारे रेड ब्लड सेल के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। वहाँ पे कोई भी रिप्रोडक्शन का फंक्शन नहीं होता, इसीलिए जब भी आरबीसीज मैच्योर हो जाते हैं उनमें कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि उनमें हीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाता है। तो इसीलिए इन दोनों को हम नॉन लिविंग सेल नहीं कह सकते, ये लिविंग सेल ही है, लेकिन यहाँ इन दोनों जगह पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सिंसिटियम एंड कोइनोसाइट। तो सिंसिटियम क्या है, देखो, इट इज रेफर टू मास ऑफ सेल फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ मल्टीपल यूनिसेलुलर सेल एंड फॉलोड बाय डिसोल्यूशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फ्यूजन मतलब क्या होना, एक साथ मिक्स हो जाना, फ्यूज होना, ओके, मेल्ट हो जाते तो इसको फ्यूजन कहते। तो वैसे ही जो मल्टीपल यूनिसेलुलर सेल होते हैं वो क्या हो जाते, एक साथ मर्ज हो जाते, फ्यूज हो जाते, और फिर वो क्या होते, सेल मेम्ब्रेन में डिसॉल्व हो जाते। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, जो मास है सेल का फ्यूज होगा और डिसॉल्व हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन में, इस प्रोसेस को कहा जाएगा सिनेटियम। उसके बाद है कोइनोसाइट्स। क्या है कोइनोसाइट्स, मतलब क्या होगा, इट इज़ द मल्टीन्यूक्लिएट सेल रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट अंडरगोइंग साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस एक स्टेप है सेल डिवीजन की। तो ये जो सेल बनते हैं ये सेल डिवीजन से बनेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन होगा इनका, बट साइटोकाइनेसिस प्रोसेस को ये स्किप कर देंगे। तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, कोइनोसाइट कहा जाएगा। चलो हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात करनी है क्रोमैटिन मटेरियल के बारे में। क्रोमैटिन मटेरियल मतलब हमारा जेनेटिक मटेरियल। इस पे क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन क्रोमैटिन मटेरियल। तो न्यूक्लियस कंटेनिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर डीएनए मॉलिक्यूल विथ प्रोटीन। तो हमारा जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होता है, और क्रोमोसोम हमारा डीएनए होता है, और वो प्रोटीन के साथ क्या है, बाउंड होता है। इट इज़ नॉन डिवाइडिंग सेल। तो जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जो डीएनए है, वो नॉन डिवाइडिंग सेल है। क्रोमोसोम अपीयर द थ्रेड लाइक नेटवर्क एंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इंडिविजुअली। तो पूरा थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है ये न्यूक्लियस के अंदर, और इंडिविजुअली हम एक क्रोमोसोम को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दिस नेटवर्क इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन मटेरियल। तो इस सारे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, क्रोमैटाइन मटेरियल, जिसमें हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम में डीएनए प्रेजेंट होते, और डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते, जो हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। इट कंटेन डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन सुना होगा आप लोगों ने, नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आरएनए। हमें 12th में डिटेल में देखना है ये क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन और आरएनए। तो यहाँ पे 4 चीज़ें प्रेजेंट होगी क्रोमैटाइन मटेरियल में, डीएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होगा, और आरएनए। हर एक का फंक्शन अलग अलग है। इन सम रीजन ऑफ क्रोमैटाइन डीएनए इज मोर एक्टिव कॉल्ड क्रोमैटिन। तो कई पे डीएनए ज़्यादा एक्टिव होता है, इसे क्या कहा जाता है, यू क्रोमैटाइन कहा जाता है। सम रीजन दैट कंटेन मोर ऑफ प्रोटीन एंड लेस ऑफ डीएनए और इनर्ट, उसे कहा जाता है हेट्रोक्रोमैटिन कहा जाता है। कई पे डीएनए एक्टिव होता है ई क्रोमैटाइन, कई पे प्रोटीन ज़्यादा होता है, डीएनए कम होता है, उसे हेट्रोक्रोमैटाइन, ऐसे पार्ट होते हैं। When the cell prepare to divide, जब सेल का डिवीजन होता है, द क्रोमैटाइन कॉइल्ड एंड गेट कंडेंस। तो क्रोमैटाइन क्या होते हैं, कॉइल स्ट्रक्चर के बन जाते हैं और कंडेंस हो जाते। कंडेंस होना मतलब एक साथ हो जाना। एट मेटाफेज स्टेज, जब हम सेल डिवीजन देखेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मेटाफेज स्टेज जो होती है सेल डिवीजन की, दे बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली आइडेंटिफाई। तो जब पहली बार क्रोमोसोम मिला था तो क्रोमोसोम क्लियरली कब दिखते हैं, ओनली इन एट द मेटाफेज स्टेज। जब यही सेल डिवीजन की मेटाफेज स्टेज होती है तब भी हमें क्या हो सकते हैं, ये जो है हमारे क्रोमोसोम वो अच्छे से दिख सकते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। अदरवाइज ये हमें सेपरेटली नहीं दिखते, क्योंकि इस टाइम पे वो क्या होते, कंडेंस होते, एक साथ आ जाते। द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास स्पेसिफिक नंबर होते हैं क्रोमोसोम की। जैसे हम ह्यूमन बीइंग है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। ऐसे
हर एक में क्या होंगे, अलग अलग होंगे। बर्ड्स में अलग होते हैं, हनी बी में अलग होते हैं, प्लांट में अलग होते हैं। तो ऐसे अलग अलग होंगे। ह्यूमंस में क्या होते, 46 होते। 23 पेयर्स होंगे टोटल, क्या होंगे, 46 क्रोमोजोम होंगे। द न्यूक्लियस कंटेन एंटायर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हमारा न्यूक्लियस सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हमारे पेरेंट्स के कौन से कैरेक्टर हम में आने वाले हैं और कौन से नहीं आने वाले हैं, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है ये जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज़ द साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ डीएनए, आरएनए एंड राइबोसोम। तो ये जो है डीएनए, आरएनए और राइबोसोम का क्या है, सिंथेसिस की साइट है। इट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रोमोसोम नंबर इज इम्पॉर्टेंट इन पॉलीजेनेटिक स्टडी। जो पॉलीजेनेटिक स्टडी है उसमें क्रोमोसोम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ही हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पता चलता है। न्यूक्लियस इज द मास्टर सेल ऑफ ऑर्गेनेल, ये तो हमें पता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते। तो ये हमने ऑलरेडी देख चुके हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये जो थ्रेड जैसा अंदर स्ट्रक्चर दिख रहा है एक साथ आया हुआ, वो सारा क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो देखो वहाँ पे अगर अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे देखो, जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है वो न्यूक्लियोलस है। जो रेड कलर के थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्रोमैटिन है। येलो कलर का ऊपर का क्या है, डबल लेयर का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, अंदर स्पेस है उसके अंदर। और जहाँ जहाँ पे वो जॉइन नहीं है, ये कम्प्लीटली कंटिन्यूस नहीं है, कहीं कहीं पे ब्रेक है, तो वहाँ पे न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, ओपनिंग होता है मटेरियल अंदर बाहर करने के लिए। What is significance of having constant chromosome number in species? तो क्या होगा सिग्निफिकेंस constant chromosome नंबर का? तो constant chromosome number in the species is important in polygenetic study. polygenetic मतलब जो वेरिएशंस आते हैं जनरेशन टू जनरेशन या इनहेरिडिटी आती है, वो क्यों आती है, क्रोमोसोम नंबर की वजह से आती है। अगर क्रोमोसोम का नंबर वेरी होता है तो बहुत सारे डिसीज़ हो सकते हैं। तो क्लाइनफिल्टर डिसीज़ एक वैसा ही डिसीज़ है। क्लाइनफिल्टर मतलब जो ऐसे मेल्स जो में मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टर होते हैं, तो ये भी होता है बिकॉज ऑफ क्रोमोसोमल जो डिस्टर्ब होता है, हमें 12th में देखना ही है डिटेल में। तो क्रोमोसोम का नंबर अगर डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से डिसीज़ हो जाते। तो क्रोमोसोम का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इन पॉलीजेनेटिक स्टडी। इज न्यूक्लियस कवर्ड बाय मेम्ब्रेन? न्यूक्लियस पे कोई मेम्ब्रेन होता है। अ न्यूक्लियस इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियोलस होता है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है और उस पर कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस पे लेयर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, उस पर कोई भी लेयर प्रेजेंट नहीं है। पिछली वाली डायग्राम देखो, जो ब्लू कलर का है उसकी बात कर रहे हैं, उस पर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियस पे मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस पे मेम्ब्रेन नहीं है। हाउ साइटोप्लाज्म डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्मा इन केमिकल कंपोजिशन? दोनों में क्या केमिकल कंपोजिशन में प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म ये हमारे न्यूक्लियस का फ्लूइड है, न्यूक्लियोप्लाज्म ये हमारे न्यूक्लियस का फ्लूइड है। तो दोनों में क्या फ़र्क है या क्या सिमिलैरिटीज है वो बतानी है। अ थिक लिक्विड एनक्लोज बाय सेल मेम्ब्रेन विच सराउंड द सेंट्रल न्यूक्लियस इन ईकैरियोटिक और न्यूक्लियोइड रीजन इन प्रोकैरियोटिक इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो जो थिक लिक्विड होता है मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसे क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म शोज द प्रेजेंस ऑफ मिनरल, शुगर, अमाइनो एसिड, ट्रांसपोर्ट आरएनए, टीआरएनए कहते हैं उसे, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। ये सारा कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। मतलब जो भी न्यूक्लियस का फ्लूइड होगा, थिक फ्लूइड, उसमें इतना सारा मटेरियल प्रेजेंट होगा। लिक्विड और सेमी लिक्विड सब्सटेंस विद इन द न्यूक्लियस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्मा। कभी कभी सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, कभी लिक्विड फॉर्म में होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होगा उसे न्यूक्लियोप्लाज्मा कहते हैं। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसमें बहुत सारे सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिससे डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर बनते हैं, प्रोटीन मोलिक्यूल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और सॉल्ट होते हैं। तो ये दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट हमें देखना है साइटोस्केलेटन होता क्या है। इस पे क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द साइटोस्केलेटन सिस्टम ऑफ द सेल।
द नेटवर्क ऑफ फाइब्रिल इन द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोस्केलेटन। तो नेटवर्क होता है फाइब्रिल का, फाइब्रिल मतलब थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर का, उसे साइटोस्केलेटन कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रो मतलब बहुत ही स्मॉल, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर, माइक्रोफिलामेंट मतलब बहुत ही स्मॉल फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर। तो ये क्या होते अंदर प्रेजेंट होते। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन। तो प्रोटीन ट्यूबुलिन से क्या बनते, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनते। माइक्रोफिलामेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्टिन, एक्टिन नाम का एक प्रोटीन है। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। तो तीनों देखो, पहला देखो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल कौन से प्रोटीन से बना है, ट्यूबुलिन। ये एमसीक्यू पॉइंट इसलिए बार बार बता रही हूँ, ट्यूबुलिन से बना है। माइक्रोफाइब्रिल एक्टिन से बना हुआ है। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, जिन फाइब्रस होते हैं, वो फाइब्रस प्रोटीन से बनेंगे। साइटोस्केलेटन हेल्प इन, इसका क्या काम है साइटोस्केलेटन का, पहला है मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ सेल, सेल का जो शेप है उसे मेंटेन रखता है साइटोस्केलेटन। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, जब सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइज कम ज़्यादा होती है, तब उसका ख्याल रखना। मोबिलिटी ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेल, जो भी सेल और सेल ऑर्गेनेल है उनकी जो मूवमेंट होती है उस पर कंट्रोल करना। चेंज इन शेप ऑफ सेल, जब भी सेल क्या करता है, शेप को चेंज करता है, ओरिजिनल शेप में लाने का काम करेगा। एंड सेल डिवीजन, सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे बॉडी की ग्रोथ क्यों होती है, बिकॉज ऑफ सेल डिवीजन होती है। जब हम पैदा हुए थे बहुत छोटे थे, धीरे धीरे हमारी साइज बढ़ी, क्यों, सेल डिवीजन। तो ये सेल डिवीजन कौन कंट्रोल करता है, साइटोस्केलेटन। कभी कभी ऐसा भी आपको क्वेश्चन आता है, कंप्लीट द कंसेप्ट मैप ऑफ द फॉलोइंग साइटोस्केलेटन। फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन, मेंटेनिंग शेप, मोबिलिटी ऑफ सेल, उसके बाद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, सेल डिवीजन, ये सारे क्या है उसके फंक्शन है। कौन सा भी कहीं भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिलिया एंड द फ्लैजेला, तो सिलिया आपको पता है, हमने देखा था यूग्लेना की एक ऐसा बहुत बड़ा लंबा सा टेल जैसा रीजन था, उसे फ्लैजेला कहा जाता है। सिलिया भी आप लोगों ने देखा होगा, पैरामेशियम के बॉडी के बाहर जो थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो सिलिया होता है। ये दोनों भी क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते। एक्सप्लेन इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट दैट हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको लोकोमोशन में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर कौन से है, सिलिया एंड फ्लैजेला। दे आर फाइन हेयर लाइक मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन मतलब बाहर का जो मेम्ब्रेन होगा उससे बाउंड होते हैं, अटैच होते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ सेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये हेल्प करते हैं लोकोमोशन में इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे यूनिसेलुलर चाहिए था, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिलिया आर द स्मॉल इन साइज एंड मेनी इन नंबर मूवमेंट ऑफ सेल, तो हेल्प करेगा मूवमेंट। सिलिया पैरामेशियम का स्ट्रक्चर याद करो, बॉडी के बाहर बहुत ज़्यादा सिलिया होते हैं, मेनी होंगे नंबर में, स्मॉल साइज होगी इनकी, और क्या होंगे, मूवमेंट में हेल्प करेंगी। फ्लैजेला आर लार्ज, फ्यू इन नंबर, फ्लैजेला इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज डिफर फ्रॉम ईकैरियोटिक। तो फ्लैजेला क्या होता है, कम नंबर में होता है, कभी कभी एक ही प्रेजेंट होता है, और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का ईकैरियोटिक से क्या होता है, डिफरेंट होता है। सीलियम और फ्लैजियम कंसिस्ट ऑफ बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड शाफ्ट, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं उसमें। बेसल बॉडी इज प्लेस्ड इन आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, जो बेसल बॉडी है तो आउटर पार्ट में प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के। इट डिराइव्ड फ्रॉम द सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स से ये डिराइव हुई है। इट हैज़ 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट ऑफ फाइब्रिल, तो इसमें 9 पेरीफेरल क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं फाइब्रिल के, फाइब्रिल के 9 ट्रिपलेट मतलब फाइब्रिल मतलब स्ट्रक्चर होंगे। शाफ्ट इज एक्सपोज पार्ट ऑफ सिलिया एंड द फ्लैजेला, जो बाहर से दिखता है वो शाफ्ट मतलब राउंडेड स्ट्रक्चर होगा। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट शीथ एंड द एक्सोम्स, तो इसमें 2 पार्ट होते हैं और एक्सोम्स प्रेजेंट होता है, एक्सोनिम भी कहा जाता है इसे। शीथ इज कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ द सीलियम और द फ्लैजेलम, तो ऊपर का जो कवरिंग मेम्ब्रेन होता है उसे शीथ, शीथ का मीनिंग कोटिंग होता है। कोर कॉल्ड एक्सोनिम पजेस 11 फाइब्रिल पैरेलल टू एक्सिस, तो इसमें 11 फाइब्रिल प्रेजेंट होते हैं, डायग्राम में हम देखेंगे।
इट शोज 9 पेरीफेरल डबलेट एंड 2 सिंगल सेंट्रल फाइब्रिल, तो 9 + 2 कितने हो गए 11। द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर एनक्लोज बाय सेंट्रल शीथ, तो जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स होता है वो सेंट्रल शीथ के पास एनक्लोज हो जाता है। दिस शीथ इज कनेक्टेड टू वन ऑफ द ट्यूब्यूल ऑफ पेरीफेरल डबलेट बाय द रेडियल स्पोक, तो इन दोनों को कौन ज्वाइन करता है, रेडियल स्पोक। आप लोगों ने बाइसिकल में स्पोक देखा होगा, वैसे रेडियल स्पोक होता है। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ब्रिज, तो जो सेंट्रल ट्यूब्यूल होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाय ब्रिज। पेरीफेरल डबलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय इनर डबल ब्रिज, तो पेरीफेरल डबलेट भी एक दूसरे को इनर डबल ब्रिज से क्या होते, कनेक्ट होते। तो देखो यहाँ पे डायग्राम, रेडियल स्पोक जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, इनर शीथ जो दिख रहा है राउंडेड वाला, नेक्सिन्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऊपर से, उसके बाद ट्यूब्यूल से, दूसरा भी बी ट्यूब्यूल से, दोनों एक दूसरे से ज्वाइन होंगे, डबल मेम्ब्रेन होते हैं ये, और सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्यूल्स होते हैं इसमें प्रेजेंट। ये सिलिया का स्ट्रक्चर है। तो देखो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, पहला फ्लैजेला दिखेगा आपको, एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर है। दूसरा पैरामेशियम की डायग्राम मैंने यहाँ पे डाल दी, आप लोगों को याद आ रही है या नहीं पता नहीं। उसके पास सीलिया प्रेजेंट होते हैं, तो सीलिया का स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा सा लार्ज करके दिखा है इस बाजू में देखो। और ये जो दिख रहा है डायग्राम में, ये सिलिया का स्ट्रक्चर जो अभी हमने देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स, रेडियल स्पोक, इनर शीथ, नेक्सिन्स, डबल मेम्ब्रेन ट्यूब्यूल्स, ये सारा इसमें प्रेजेंट होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपोनेंट दैट एक्ट एज और फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेल, तो जो मूवमेंट में हेल्प करेगा वो क्या होगा, सिलिया होगा, तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोजोम्स, स्पिंडल apparatus इज फॉर्म ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पिंडल जैसा apparatus सेल डिवीजन में फॉर्म होता है। राइट द इंफॉर्मेशन और द कंपोनेंट ऑफ सेल विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दिस, तो ये जो स्पिंडल फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तब भी हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। इट इज़ फाउंड नियर द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, न्यूक्लियस के नियर होता है। इट कंटेन अ पेयर ऑफ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स, तो इसके पास सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है पेयर में, उसे सेंट्रियोल्स कहा जाता है। जो दोनों सिलेंडर्स होंगे, सिलेंड्रिक मटेरियल, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल पोजीशन में नहीं होंगे। आर सराउंडेड बाय द एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड एज पेरीसेंट्रियोल मटेरियल, तो एमॉर्फस सब्सटेंस से ये फॉर्म हुआ होगा, फाइन मटेरियल होगा, उसे क्या कहा जाएगा, पेरीसेंट्रियोल मटेरियल। Each centriole is made up of 9 set of the triplets microtubules made up of tubulin, तो ये ट्यूबुलिन बनाता है जिसमें 9 ट्रिपलेट के सेट क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इवनली स्पेस्ड ट्रिपलेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय नॉन ट्यूबुलिन प्रोटीन, तो नॉन ट्यूबुलिन प्रोटीन से ये ट्रिपलेट क्या होते हैं, ज्वाइन होते, कनेक्ट होते हैं। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ सेंट्रियोल्स देयर इज सेट ऑफ ट्यूब्यूल्स कॉल्ड एज हब, जो प्रॉक्सिमल एंड होता है उसे हब कहा जाता है। द पेरीफेरल ट्रिपलेट आर कनेक्टेड टू हब बाय रेडियल स्पोक, तो हब एक दूसरे को क्या है, रेडियल स्पोक से कनेक्ट होंगे। ड्यू टू दिस प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द सेंट्रियोल लुक लाइक अ कार्टव्हील, तो जो कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर दिखता है, कार्टव्हील जैसा ये स्ट्रक्चर दिखेगा क्योंकि ये क्या है, स्पोक से जॉइन है। द सेंट्रियोमर्स हेल्प इन जॉइनिंग ऑफ स्पिंडल apparatus ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तो सेंट्रियोमर्स क्या करेंगे, सेंट्रियोजोम्स जो स्पिंडल apparatus होते हैं सेल डिवीजन के टाइम पे उसे ज्वाइन करने में हेल्प करेंगे। इट फॉर्म बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला, तो ये बेसल बॉडी भी बनाते हैं सिलिया और फ्लैजेला की, जहाँ पे सिलिया फ्लैजेला अटैच होंगे। तो देखो ये दिख रहा होगा आप लोगों को कैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दिया था, देखो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को कार्टव्हील कहा था उन्होंने, तो कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन होता है, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल का ये स्ट्रक्चर आपको ट्रिपलेट, देखो ट्रिपलेट फाइब्रिल जो कहा था वो ऐसे होते हैं, सेंट्रल एक्सिस होता है, उसके बाद ट्यूब्यूल्स होते हैं, और जो अंदर लाइनिंग दिख रहा है उसे हम क्या कहेंगे, स्पोक्स कहेंगे। आइडेंटिफाई
ईच सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेल्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बिलो। तो कुछ नाम दिए, हमें आइडेंटिफाई करना है। मैन्युफैक्चर राइबोसोम कहाँ होता है? न्यूक्लियोलस में। कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस कौन कैरी आउट करता है? क्लोरोप्लास्ट। कैन बर्ड ऑफ वेसिकल विच फॉर्म द गोल्गी एपरेटस। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या करेगा? गोल्गी एपरेटस को फॉर्म करेगा वेसिकल्स के। मैन्युफैक्चर एटीपी इन एनिमल एंड प्लांट सेल। तो पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सिलेक्टिवली परमिएबल कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो तय करती है किसे पास करना है और किसे पास नहीं करना है, सिलेक्टिवली परमिएबल कहेंगे। ओनियन सेल हैव नो क्लोरोप्लास्ट। ओनियन सब लोगों ने देखा है। हाउ कैन वी टेल दे आर प्लांट। तो जो ओनियन सेल होते हैं उसमें साइटोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी हम उनको प्लांट क्यों कहते हैं? द बल्ब ऑफ एन ओनियन इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ लीफ। तो ये सबको पता है, जो बर्ड्स होते, बल्ब होता है नीचे, बल्ब, ओनियन सब लोगों ने खाया है। तो ओनियन का जो बल्ब होगा वो क्या है? वो मॉडिफाइड होता है, लीफ मॉडिफाई हो चुके हैं बल्ब में। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स प्रेजेंस अबव द ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर जो लीफ प्रेजेंट होते हैं ग्रीन कलर के, इसकी सब्जी भी खाई होगी ओनियन के लीव्स की। तो जो ग्रीन कलर के होते हैं, तो ग्रीन कलर के क्या होते हैं? जो लीव्स होते हैं वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा अबव द ग्राउंड। एन ओनियन कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। द लिटल ग्लूकोज दैट प्रोड्यूस फ्रॉम द दिस प्रोसेस इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ग्लूकोज फॉर्म होता है वो स्टार्च ग्रैन्यूल में क्या होता है? कन्वर्ट होता है, और इस स्टार्च को बल्ब में क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। स्टार्च एक्ट एज रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट। तो इनका स्टार्च क्या होता है? रिजर्व फूड मटेरियल होता है प्लांट का, जो कहीं तो भी रिजर्व करके रखते हैं। तो ओनियन ने क्या किया? अपने बल्ब में उसको रिजर्व करके रखा। यूजिंग एन आयोडीन सोल्यूशन वी कैन टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ओनियन सेल। तो आयोडीन सोल्यूशन को यूज करके हम लैब में क्या कर सकते हैं? स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है ओनियन सेल में, वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्यों? स्टार्च की जब भी आयोडीन सोल्यूशन के साथ रिएक्शन होती है, ये ब्राउन से ब्लू, ब्लैक और पर्पल कलर में कन्वर्ट होता है। अगर कन्वर्ट हो गया, ये कलर आया, तो इंडिकेट होगा प्रेजेंस ऑफ क्या? जो होगा स्टार्च। हेंस वी कैन से दैट through onion cell, though onion cell have no chloroplast, they are considered as plant। क्योंकि प्लांट के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से जो स्टार्च फॉर्म हुआ था उसे बल्ब में स्टोर किया है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही आया है, इसीलिए इसे हम प्लांट कंसिडर कर सकते हैं। कभी कभी मैच द पेयर होता है, आप लोग देख लो। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? रेस्पिरेशन में यूज होगा। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म होगा उसके पास। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में यूज होगा। राइबोसोम्स क्या होते हैं? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है यहाँ पे। ये भी ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कभी कभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यू रिकॉल हाउ डू ओनियन पील सेल एंड आवर बॉडी सेल डिफर। मतलब ओनियन पील सेल और अपने बॉडी को डिफर करना है प्लांट और एनिमल सेल। तो देखो यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट होगी प्लांट में, एनिमल में एब्सेंट होगी। प्लास्टिड्स सेल प्रेजेंट होंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्प करते हैं, एनिमल में ज़रूरत नहीं है, एब्सेंट होंगे। क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो प्लांट में एब्सेंट होते हैं, एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद देखो सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट ओनली इन लोअर प्लांट। लोअर प्लांट में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होंगे, एनिमल में सब जगह पे प्रेजेंट होते हैं। 2 और 3 लार्ज एंड परमानेंट वैक्यूल प्लांट में प्रेजेंट होंगे। जो एनिमल सेल होता है उसमें स्मॉल और टेम्पररी वैक्यूल होते, परमानेंट नहीं होते। कार्बोहाइड्रेट स्टोर एज स्टार्च, जो भी ग्लूकोज होता है स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है हमारे बॉडी में। ये किसके फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है लेबल ABCD और ऐसे डायग्राम देते हैं, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो चलो देखो, ए क्या दिख रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। बी क्या होगा? देखो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होगा। सी देखो डायग्राम में गोल्गी कॉम्प्लेक्स है सी। और डी जो दिखाया गया है ग्रीन ब्लू कलर का, वो क्या है? यहाँ पे अमाइनोप्लास्ट है। लास्ट क्वेश्चन होगा शायद ये। क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑर्गेनेल सेलुलर कंपोनेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड ईकैरियोटिक सेल। कुछ सेल ऑर्गेनेल के नाम दिए, हमें बताना है इनमें से कौन प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा और कौन ईकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल में कौन कौन प्रेजेंट होता है ऊपर दिए हुए लिस्ट में से।
राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा, एमआरएनए प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होंगे। ओके, ईकैरियोटिक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एमआरएनए प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है और सेंट्रियोल्स होते हैं। ईकैरियोटिक सेल मतलब जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, एनिमल और प्लांट सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल मतलब जिसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं है, बैक्टीरिया सेल। तो यहाँ पे ये जो थ्योरी थी इस चैप्टर की ख़त्म हो चुकी है। इसके एमसीक्यू के लिए मैं नेक्स्ट लेक्चर एमसीक्यू का बनाऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, जो जो मैंने बोला है डायग्राम उसे ड्रॉ करिए, जहाँ जहाँ एमसीक्यू पॉइंट बोला है उसे नोट डाउन करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।